नमस्कार साथियों। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों शब्द शक्ति पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद थे उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजना शब्द शक्ति और साथ में व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है अर्थात जब किसी शब्द का अर्थ अर्थात जब किसी शब्द का जब किसी शब्द के अर्थ का बोध जब किसी शब्द के अर्थ का बोध न तो मुख्य अर्थ से प्रकट होता है मुख्य अर्थ से प्रकट होता है और न ही लक्ष्यार्थ से प्रकट होता है नहीं लक्ष्यार्थ से प्रकट होता है परंतु परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि कोई शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है तो वह व्यंजक शब्द कहलाता है तो वह व्यंजक शब्द कहलाता है तथा व्यंजक शब्द की शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक शब्द की शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट अर्थ
व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ एवं ध्वन्यार्थ के नाम से जाना जाता है। प्रकट अर्थ, व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ और ध्वन्यार्थ। तो दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति में हमने पढ़ा कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द अपने मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और शब्दकोश अर्थ को प्रकट करता है तो वाचक शब्द, वाचक शब्द की जो शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति, और अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले जो अर्थ थे दोस्तों वहां पर हमने पढ़ा था अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या फिर संकेतार्थक। इसके अलावा लक्षणार्थ शब्द शक्ति में हमने पढ़ा कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि किसी शब्द का मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ और शब्दकोशीय अर्थ ग्रहण करने में तो बाधा उत्पन्न होती है, लक्षणों के आधार पर अन्य कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है तो लक्षणार्थ शब्द, लक्षक शब्द, उसकी शक्ति लक्षणार्थ शब्द शक्ति, और लक्षणार्थ शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किया जाने वाला अर्थ वो लक्ष्यार्थ या फिर अन्य अर्थ लक्षणों के आधार पर तो अन्य अर्थ उस हिसाब से, और इसके अलावा आरोपित अर्थ। लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा दोस्तों दोनों से अलग है। मुख्य अर्थ से भी इसका बोध नहीं होता और न इसके शब्द का जो बोध है वो लक्ष्यार्थ से भी नहीं होता, मुख्य अर्थ से भी नहीं होता और लक्ष्यार्थ से भी नहीं होता। परंतु वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यदि कोई शब्द है वो अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है, व्यंजक शब्द कहलाता है। व्यंजक शब्द की शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति और दो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ है। यहाँ पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब यहाँ पर अन्य अर्थ, और लक्षणार्थ शब्द शक्ति में अन्य अर्थ के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर अन्य अर्थ इस हिसाब से और ध्वन्यार्थ के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जैसे जैसे पुजारी ने कहा, पुजारी ने कहा अरे, पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। तो यहां पर संध्या शब्द का दोस्तों अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे संध्या शब्द का अर्थ पुजारी के संबंध में ग्रहण करते हैं तो पुजारी के संबंध में इसका अर्थ निकल के आता है कि आरती या पूजा करने का समय हो गया, आरती या पूजा करने का समय हो गया है। यदि इसका संबंध दोस्तों किसान के साथ जोड़ते हैं संध्या का तो किसान घर जाने का, खेत से घर जाने का समय हो गया है, खेत से घर जाने का समय हो गया है। और यदि गृहिणी से चर्चा करते हैं इसके बारे में, गृहिणी तो भोजन बनाने का समय हो गया है, भोजन बनाने का समय भोजन बनाने का समय हो गया। तो यहां पर संध्या शब्द का अलग अलग प्रसंग के अनुसार दोस्तों अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है। अतः यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है, अन्यार्थ कहलाता है और ध्वन्यार्थ कहलाता है। और ध्वन्यार्थ, व्यंग्यार्थ और अन्यार्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है दोस्तों वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति
व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो एक बार उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति के भेद पढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद दोस्तों मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। एक शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, और दूसरी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। एक शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और एक आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। दोस्तों शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के फिर से दो भेद माने जाते हैं। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्य रूप से तो दो ही भेद माने जाते हैं, एक शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। लेकिन दोस्तों शाब्दी व्यंजना के फिर से दो भेद माने जाते हैं, आर्थी मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में शब्द विशेष के आधार पर व्यंजना का प्रभाव, शब्द विशेष के आधार पर व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है तो वह शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है, परंतु पहचान के लिए मूल शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द
मूल शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द। लिख दिए जाने से, पर्यायवाची शब्द लिख दिए जाने से व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। दोस्तों शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत हमें जो अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा वो एक शब्द विशेष के आधार पर दिखाई देगा। किसके आधार पर दिखाई देगा? व्यंजना का प्रभाव है एक शब्द विशेष के आधार पर दिखाई देगा। हम उस शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? उस शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द लिख देंगे। पर्यायवाची शब्द लिखने से व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो वहां पर कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों इस पद के अंतर्गत सारा का सारा खेल एक पानी शब्द का ही है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी चले जाने के बाद में। तो पानी का अर्थ दोस्तों मोती के संबंध में यहां पर चमक ग्रहण किया गया है। मनुष्य के संबंध में यहां पर इज्जत ग्रहण किया गया है और चून के संबंध में यहां पर जल ग्रहण किया गया। चून के संबंध में क्या ग्रहण किया गया? जल ग्रहण किया गया। तो मोती का पानी अर्थात चमक चले जाने के बाद में वो किसी काम का नहीं रहता है। यदि मोती की चमक बरकरार है और वो किसी कचरे के ढेर में ही पड़ा रहता है तो वो बहुमूल्य है, लेकिन उसके चमक चली जाने के बाद में तिचोरी में पड़ा है तो भी उसका कोई मोल नहीं है। मनुष्य का संबंध, मनुष्य का पानी चले जाने, पानी उतर जाने यानी मनुष्य की इज्जत चले जाने के बाद में या फिर चून में अत्यधिक जल चले जाने के बाद में इस कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यहां पर पानी शब्द का यदि जल अर्थ लिख देते हैं, पर्यायवाची शब्द जल या नीर लिख देते हैं, तो दोस्तों फिर इसमें चमक, इज्जत और जल इसका अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो शब्द विशेष के आधार पर व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है। पर्यायवाची लिखने के बाद में व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है तो वहां पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो उतारिए इसको, एक पद इसके अंतर्गत और पढ़ते हैं। दूसरा पद पढ़ते हैं। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, शुभ्रण को ढूंढत फिरे, शुभ्रण को
ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। दोस्तों यहां पर जो सुवर्ण शब्द लिखा हुआ है, इस सुवर्ण शब्द का जो अर्थ है वो कवि, काम वासना वाला व्यक्ति और चोर के संबंध में इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे अलग अलग करने के बाद में सु प्लस वर्ण, सु का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर और कवि के संबंध में इसका अर्थ होता है अक्षर। ठीक है, इसके अलावा सु प्लस वर्ण, यहां पर भी सु का अर्थ होता है सुंदर, यहां पर वर्ण का अर्थ ग्रहण किया गया है रंग। इसके अलावा सुवर्ण, और सुवर्ण का अर्थ ग्रहण किया जाता है स्वर्ण, और स्वर्ण अर्थ होता है दोस्तों सोना। तो एक के शब्द के अलग अलग अनुसार, अलग अलग प्रसंग के अनुसार अर्थ, अक्षर, रंग और स्वर्ण यानी सोना ग्रहण किया गया है। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोरे, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामे और चोर। एक कवि जब कल्पना करता है और कल्पना करके एक कविता का निर्माण करता है, वो जिस रास्ते से गुजर रहा होता है तब उसके मन में यही चिंता लगी रहती है कि मुझे कहीं कविता लिखने का विषय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कवि हमेशा सुंदर सुंदर अक्षरों को ढूंढता फिरता है। तो सुवर्ण का अर्थ कवि के संबंध में क्या हो गया दोस्तों, सुंदर अक्षर हो गया, सुंदर अक्षर हो गया। कामी यानी काम वासना वाला व्यक्ति, वो भी हमेशा सुंदर रंग को ही ढूंढता फिरता है। तो यहां पर एक काम वासना वाला व्यक्ति के संबंध में अर्थ सुंदर रंग हो गया। और चोर के संबंध में दोस्तों इसका अर्थ क्या हो गया, सोना। चोर जब चोरी करने के निकलता है, सोने को ढूंढने के लिए निकलता है, तो भी वो चरण धरता है, चिंता करता रहता है। न उसको नींद अच्छी लगती है और नहीं शोर शराबा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको नींद आ जाएगी तो भी वो चोरी नहीं कर पाएगा और शोर शराबा होगा तो भी वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो एक सोशल मीडिया पर दोस्तों एक इस वीडियो देखा था जिसके अंतर्गत शायद वो अलवर का तरफ का या फिर बिहार की तरफ का था, जिसके अंतर्गत एक पुलिस वाला उस चोर से प्रश्न कर रहा होता है कि भाई तुम पकड़े कैसे गए, तुम पकड़े कैसे गए। तो बोले हम 2 जने थे और रात्रि के समय में हम 3 जने थे। रात्रि के समय में 2 जने तो चोरी करने के लिए घर के अंदर घुस गए और एक हमारा साथी वो बाइक पर बाहर बैठा रहा। अब घर वाले जागे और घर वालों को भनक लगी कि भाई चोरी हो रही। तो हमने क्या किया, उन घर वालों ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। तो पुलिस पहले से आ गई और घर को चारों तरफ से घेर लिया और जो बाइक पर बैठा हुआ था उस बाइक पर बैठे हुए को पुलिस ने पहले पकड़ लिया और वहां पर कोई पुलिस वाला बैठ गया। अब हमें पता चला कि पुलिस आ गई तो हम पीछे से कूदे और कूद पर बाइक पर जाकर बैठे और उसको बोला कि तेज चला। उसने बहुत ज्यादा तेज चलाई और सीधा थाने में जाकर ले जाकर रोका और बोले इसलिए हम पकड़ेंगे। थोड़ा सा गंभीरता का विषय है ना। तो सुवर्ण का अलग अलग अर्थ सुंदर अक्षर, सुंदर रंग और सोना ग्रहण किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सुवर्ण का यदि पर्यायवाची लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सुवर्ण का पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं तो ये अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः यहां पर दोस्तों शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई। और शाब्दी व्यंजना के भेद, शाब्दी व्यंजना के भेद, और भेद कितने दोस्तों, 2। पहला अभेदा मूला शाब्दी, और दूसरा लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं। अभिधा के अंतर्गत दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति का प्रभाव, अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम में यदि लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है तो अभिधा मूला, और लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से यानी लक्ष्यार्थ के माध्यम से व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है तो वहां पर लक्षणा मूला। परिभाषा पढ़ते कि जब किसी पद में प्रयुक्त किसी अनेकार्थी शब्द का
अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से कोई एक अर्थ निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है जब किसी पद में प्रयुक्त किसी अनेकार्थी शब्द का अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा कोई निश्चित अर्थ स्थापित कर दिया जाता है, कोई निश्चित अर्थ स्थापित कर दिया जाता है, परंतु फिर भी व्यंजना का अर्थ अवश्य प्रकट होता है, कर दिया जाता है, फिर भी व्यंजना का अर्थ अवश्य प्रकट होता है। तो वहां अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो वहां अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। सीधा याद रखना दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा यदि व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है तो वहां पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के जब किसी पद में प्रयुक्त किसी अनेकार्थी शब्द शब्द का अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा एक निश्चित अर्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन निश्चित अर्थ ग्रहण करने के बाद में भी वो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है या व्यंजना का प्रभाव उसके अंतर्गत दिखाई देता है, तो वहां पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे पद हमें पढ़ने को मिलता है, चिरंजीवो जोरी जूरे क्यों ने सामने गंभीर। चिरंजीवो जोरी जूरे क्यों ने स्नेह गंभीर। का घटी ए वृष भानुजा। का घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। का घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। दोस्तों यहां पर वृष भानुजा शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वृष भानुजा का जो अर्थ है वो अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से राधा ग्रहण किया जाता है। वृष भानुजा का जो अर्थ है वो सीधा अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से इसका सीधा अर्थ राधा ग्रहण किया जाता है। और
हलधर, हलधर का जो अर्थ है वो बलराम ग्रहण किया जाता है, यानी स्थापित कर दिया जाता है बलराम। ठीक है। अभेदा शब्द शक्ति के द्वारा वृषभानुजा का अर्थ है वो राधा, और हलधर का जो अर्थ है वो बलराम ग्रहण कर दिया जाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा यहां पर एक निश्चित अर्थ स्थापित कर दिया जाता है। परंतु इन दोनों को यदि अलग अलग करते हैं तो अलग अलग प्रसंग के अनुसार ये दोस्तों अलग अलग अर्थ ग्रहण करने लग जाते हैं। जैसे वृषभ प्लस अनुज, इसका अर्थ वृषभ प्लस अनुज लिखते हैं तो दोस्तों ये बेल के वीर हो गए, और वृषभ यानी बेल, और बेल के जो भाई हो गए, तो यहां पर क्या हो गया, इसका व्यंग्य अर्थ किसान हो गया। और या फिर वृषभानु और वृषभानु प्लस जय, वृषभानु बलराम का पर्यायवाची होता है, और वृषभानु के बाद में जिसका जन्म हुआ है तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों, कृष्ण निकल रहा है। तो यहां पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार है फिर अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया था। तो ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। इसके अलावा हलधर, हलधर का दोस्तों सीधा जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, हलधर बलराम अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, लेकिन यहां पर हलधर का दूसरा अर्थ है, इस हलधर का जो दूसरा अर्थ है वो दूसरा अर्थ दोस्तों किसान ग्रहण किया जाता है। क्या ग्रहण किया जाता है, किसान। तो अलग अलग प्रसंग के अनुसार यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई। तो दोस्तों इसको उतारिए, अन्य पदों की भी चर्चा करते हैं। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में किसी शब्द का, जब किसी पद में किसी शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करने पर, मुख्यार्थ ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न होती है। परंतु लक्षणों के आधार पर लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। फिर भी अलग अलग प्रसंग, फिर भी अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है।
तो वहां लक्षणामूला शब्द शक्ति मानी जाती है। लक्षणामूला शब्द शक्ति, लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। शब्द शक्ति मानी जाती है। शब्द शक्ति मानी जाती है। ठीक है। जब किसी पद में मुख्यार्थ ग्रहण करने पर तो बाधा उत्पन्न होती है, लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, और फिर भी अलग अलग प्रसंग के अनुसार वहां पर अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों वहां पर लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे पद हमें पढ़ने को मिलता है, आजो, आजो तरियो ना ही रहो, आजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, सुरती सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी लख्यो, नाक बास बेसरी लख्यो, बसी मुकोतन के संग। आजो तरियो न ही रहो, सुरती सेवत इक अंग, नाक बास बेसरे लिख्यो, बसी मुकुतन के संग। दोस्तों इस पद के अंतर्गत सलेस अलंकार है, तो व्यंजना का प्रभाव तो सीधा सीधा है, लेकिन व्यंजना का प्रभाव सीधा सीधा ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर लगभग जो पद है वहां पर हमें शाब्दी व्यंजना का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। जैसे तरियो नाही, तरियो नाही, तरियोना, तरियोना का अर्थ होता है कर्ण आभूषण। तरियोना का अर्थ कर्ण आभूषण। तरियो नाही, उद्धार, नहीं हुआ है। और तरियोना का दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ सांसारिक व्यक्ति। क्या ग्रहण किया जाता है? सांसारिक व्यक्ति। सुरती, सुरती के दोस्तों दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, सुरती के दो अर्थ। सुरती यानी कान, और सुरती यानी वेद। नाक, नाक के दो अर्थ, नाक यानी नासिका, और नाक यानी स्वर्ग। बेसरी, बेसरे इसका एक अर्थ होता है नाक का आभूषण। नाक का आभूषण। बेसरी का दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो कचरी, और इसके अलावा इसका अर्थ पापी और मूर्ख ग्रहण किया गया। मुकुतन यानी मोतियों का साथ। मुकुतन के संग यानी मोतियों का साथ प्राप्त कर। और मुकुतन का दूसरा अर्थ होता है मुक्त।
तपस्वियों का, साथ प्राप्त कर, मोतियों का साथ प्राप्त कर, और मुक्त तपस्वियों का। दोस्तों यहां पर इस पद के अंतर्गत जो बेसरे शब्द लिखा हुआ है, इस बेसरे शब्द का लक्ष्यार्थ जब ग्रहण किया जाता है तो ऐसे बेसरे का व्यंजना के आधार पर तो इसका अर्थ वो खचरी ग्रहण किया जाता है, लेकिन लक्ष्यार्थ यहां पर पापी या मूर्ख व्यक्ति ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर जो खचरी शब्द है उसका अर्थ लक्ष्यार्थ के आधार पर बेसरी शब्द है, उसका लक्ष्यार्थ के आधार पर पापी या मूर्ख व्यक्ति ग्रहण किया गया। और पापी या मूर्ख व्यक्ति ग्रहण करने के बाद में भी इसके दो प्रकार के अर्थ निकल रहे, यानी अलग अलग प्रसंग के अनुसार यहां पर इसका अर्थ नाक का आभूषण और खचरी ग्रहण किया गया है। और अन्य पदों के अंतर्गत भी एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, तो अन्य पदों के अंतर्गत तो एक से अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो शाब्दिक व्यंजना का प्रभाव सीधा है। यहां पर बेसरी शब्द के अंतर्गत लक्ष्यार्थ के माध्यम से, यानी लक्ष्यार्थ इसका पापी और मूर्ख व्यक्ति ग्रहण किया गया। तो ये दोहा कवि बिहारी का बिहारी सतसई रचना से लिया गया। कवि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित था, तो वो राधा जी की उपासना करता था, वो कृष्ण की उपासना नहीं करता था, तो कृष्ण को कम महत्व देता था। कृष्ण कर्ण आभूषण पहनता था अपने कान में, और नायिका राधा नाक का बेसरे नामक आभूषण पहनती थी। दोनों में सबसे पहले तुलना कर रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कौन था है, तो मोतियों का साथ प्राप्त करके उस नाक के आभूषण की, और उनके होठों पर, नायिका के होठों पर लटका हुआ रहता है, और लाल होठों की चमक से उस मोतियों के माध्यम से उस बेसरे नामक आभूषण की चमक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कवि बेसरे नामक आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानता है। दूसरा यहाँ पर कवि एक सांसारिक व्यक्ति का उल्लेख करता है जिसको वेद वेदांग ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा पापी व्यक्ति जो मुक्त तपस्वियों का साथ प्राप्त करके परमात्मा के नाम का बार बार स्मरण करता है, और नासिका, और दूसरा अर्थ होता है स्वर्ग में उसको प्लाट मिल जाता है, मतलब मोक्ष मिल जाता है। तो यहां पर बेसरे शब्द का लक्ष्यार्थ पापी और मूर्ख ग्रहण किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए। अतः यहाँ पर दोस्तों लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। तो इसको उतारिए, इसके बाद में इसका एक लास्ट भेद पढ़ते हैं हम, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति दूसरा भेद। आर्थी व्यंजना परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी पद में जब किसी पद में किसी शब्द का, जब किसी पद में किसी शब्द का अर्थ विशेष अर्थ विशेष के आधार पर, अर्थ विशेष के आधार पर व्यंजना का प्रभाव, अर्थ विशेष के आधार पर व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात उस शब्द का, उस शब्द का कोई भी पर्यायवाची शब्द, कोई भी पर्यायवाची शब्द लिख दिए जाने पर, लिख दिए जाने पर
व्यंजना का प्रभाव, व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, तो वहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो वहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे पद पढ़ने को मिलता है, जैसे चपरासी ने कहा साहब 5 बज गए हैं। चपरासी ने कहा साहब 5 बज गए। यहां पर 5 बज गए का दोस्तों अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ। दफ्तर या ऑफिस, दफ्तर बंद होने का समय हो गया है, दफ्तर बंद होने का समय हो गया है। या दूसरा अर्थ है कर्मचारियों के घर जाने का समय हो गया है। घर जाने का समय हो गया है। या ट्रेन या बस के आने का समय हो गया है। तो दोस्तों यहां पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार एक के शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यहां पर 5 के पंच इसका पर्यायवाची शब्द लिख लेने के बाद में भी दोस्तों 5 की जगह 6 लिख देंगे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका वही अर्थ निकलने वाला है। तो पर्यायवाची लिखने के बाद में भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वहां पर दोस्तों आरती व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। जैसे अन्य पद पढ़ते हैं, कुम्हार ने कहा बेटी, कुम्हार ने कहा बेटी बादल छा गए हैं। तो बादल छा गए दोस्तों इसका यहां पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो व्यंग्य अर्थ बर्तन अंदर रख तो मिट्टी गीली हो जाएगी, हमें बाहर नहीं जाना। बादल छा गए तो कुमार बेटी को कहता है कि बर्तन अंदर रख दो, मिट्टी गिल्ली हो जाएगी। मिट्टी गिल्ली हो जाएगी और हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें बाहर नहीं निकलना है। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किए। यहाँ पर भी बादल का पर्यायवाची लिखने के बावजूद भी व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर
आरती व्यंजना। तो इस आधार पर हमने व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके मुख्य रूप से दो भेद, शाब्दिक व्यंजना, आरती व्यंजना, और शाब्दिक व्यंजना के दो भेद है वो अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। तो इसके साथ में हमने शब्द शक्ति को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।